इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग वितरण के आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम डिमांड एंड सप्लाई थियरी के नाम से भी जानते हैं, ये वितरण का मांग पूर्ति का सिद्धांत है। इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी का अध्ययन किया है और इस सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में कुछ मूलभूत त्रुटियां थीं, जिसमें एक ये कहा गया था कि इस सिद्धांत में केवल एक पक्ष अर्थात मांग पक्ष पर ही बल दिया गया है, पूर्ति पक्ष की अवहेलना की गई है। और इसी तरह से जो जिस मूल्य पर फर्में अपने उत्पादन या साधनों की मात्रा को समायोजित करती हैं, उस मूल्य को उद्योग द्वारा निर्धारित मान लिया गया था। लेकिन वो मूल्य कैसे निर्धारित हुआ, उस प्रक्रिया या उन सारे तत्वों को जिनके माध्यम से ये निर्धारित हुआ, उसकी चर्चा नहीं की गई थी। आधुनिक सिद्धांत में दोनों पक्षों पर अर्थात साधनों की मांग का जो पक्ष है और साधनों की जो पूर्ति का पक्ष है, दोनों पर बराबर जोर दिया गया है और उनके आधार पर साधनों के मूल्य निर्धारण के संदर्भ में एक सामान्य सिद्धांत प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। हम लोग जानते हैं कि ये जो वितरण का सिद्धांत है, ये व्यष्टि भावी वितरण से संबंधित है, अर्थात यह किसी एक फर्म या किसी एक उद्योग के अंतर्गत जो उत्पादन के विभिन्न साधन हैं, उनको कुल उत्पादन का कितना कितना हिस्सा वितरित किया जाए, उनके पारिश्रमिक के रूप में, भूमि को लगान के रूप में, श्रमिक मजदूरी के रूप में श्रमिकों को, पूंजी पर ब्याज के रूप में और उद्यमियों को लाभ के रूप में ये कैसे वितरित हो या उनका पारिश्रमिक कैसे निर्धारित किया जाए, यही यहाँ हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। सामान्य सिद्धांत इस रूप में कह रहे हैं कि इस सिद्धांत के माध्यम से हम अपने उत्पादन के इन सभी साधनों के मूल्यों का निर्धारण इस सिद्धांत की सहायता से कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत को सरलतम रूप में समझने के लिए यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। यहाँ हम आपको ध्यान दिला दें, और जैसा कि हम बाद में फिर दिखाएंगे या बताएंगे आपको, कि बाज़ार के किसी भी स्थिति में ये सिद्धांत लागू होगा, चाहे वो एकाधिकार की स्थिति हो या एकाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता की अन्य कोई स्थिति हो। अर्थात जब हम पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत इसे आज पहली बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये केवल पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं के अंतर्गत ही लागू होगा, बल्कि ये अपूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में भी वैसे ही लागू होगा। तो सरलता की दृष्टि से यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं स्वीकार की जा रही हैं, ताकि इसको समझाने में हमें सुविधा हो। और जब हम पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं को स्वीकार करेंगे, तो वस्तु बाजार, जिसमें वस्तुओं का विक्रय होता है और क्रय होता है, और साधन बाजार, जिसमें उत्पादन के साधनों का क्रय विक्रय होता है, दोनों साधनों में मान के चल रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। और जब पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होगी तो उसकी सारी दशाएं वैसे ही लागू हो जाएंगी कि
वस्तु की सभी इकाइयाँ समरूप हैं, साधन की सभी इकाइयाँ समरूप हैं, एक वस्तु की सभी इकाइयाँ एक ही मूल्य पर बिकती हैं और एक साधन की सभी इकाइयों के लिए एक ही पारिश्रमिक दिया जाएगा। इस तरह के तो पूर्ण प्रतियोगिता की वे सारी दशाएं, साधन पूर्णतः गतिशील है और बाजार पूर्णतः स्वतंत्र है। इस तरह की सारी जो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं हैं वो वैसे ही लागू होंगी और जहां उनकी ज़रूरत पड़ेगी हम उनका उल्लेख करेंगे। यहाँ फिर एक बार आप ध्यान दें, साधनों के मूल्य का निर्धारण इस सिद्धांत के माध्यम से होना है और हम लोग जानते हैं कि साधनों के मूल्य का निर्धारण इस सिद्धांत में उनके मांग और उनके पूर्ति के माध्यम से होगा। तो साधनों की मांग क्यों की जाती है? हम सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में भी ये पढ़ चुके हैं कि साधनों की मांग प्रत्यक्ष मांग नहीं है। साधनों की मांग जो है वो डेराइव्ड डिमांड है, व्युत्पन्न मांग है, व्युत्पादित मांग है। और साधनों की मांग इसलिए की जाती है क्योंकि साधन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं और उन वस्तुओं और सेवाओं का हम प्रत्यक्षतः उपभोग करते हैं। अर्थात वस्तुओं का तो प्रत्यक्षतः उपभोग करते हैं, लेकिन वस्तुओं का उत्पादन क्योंकि ये साधन करते हैं, इसलिए जब तक ये साधन उत्पादन प्रक्रिया में लगाए नहीं जाएंगे तब तक वस्तुओं का उत्पादन नहीं होगा। तो क्योंकि हम वस्तुओं की मांग करते हैं और वस्तुओं का उत्पादन इन साधनों के माध्यम से होता है, इसलिए इन साधनों की मांग भी की जाएगी। और इस प्रकार से साधनों की मांग जब की जाएगी तो साधनों को कितना मूल्य दिया जाएगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि जिन साधनों को हम उत्पादन प्रक्रिया में लगाते हैं वो जितनी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनका मूल्य कितना है। और उसी वस्तु के मूल्य के आधार पर और साधनों द्वारा जितना उत्पादन किया जा रहा है उसकी मात्रा के आधार पर किसी एक साधन के मूल्य का निर्धारण होगा। और उस संदर्भ में हमको ये देखना होगा कि किसी श्रमिक या हम कह लें उत्पादन का कोई भी साधन जो भी हो, भूमि हो, श्रम हो, पूंजी हो, श्रम, ये जब लगाए जाएंगे तो उसकी जो इकाई जिसे हम सीमांत इकाई कह रहे हैं, अंतिम इकाई जो लगाई जाएगी वो कितना उत्पादन करती है और जो उत्पादन करती है वो कितने मूल्य पर बिकता है। तब ये पता चलेगा कि इस साधन द्वारा कितना उत्पादन, कितने मूल्य का उत्पादन किया गया और उसके आधार पर उसके पारिश्रमिक का निर्धारण होगा। तो उस स्थिति में सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत पढ़ते समय हमने सीमांत उत्पादकता के संदर्भ में 3 संकल्पनाओं या 3 प्रत्यागमों का अध्ययन किया है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट। उस वीडियो में जाके आप वहाँ विस्तार से उसे पढ़ लेंगे। यहाँ हम उल्लेख कर रहे हैं कि जब उत्पादन के किसी साधन को उत्पादन में लगाया जाता है और उत्तरोत्तर लगाया जाता है तो पहला साधन उत्पादन कितना करता, दूसरा कितना करता, तीसरा कितना करता है। जब हम उनको भौतिक इकाइयों में देखते हैं तो हम इसको कहते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ये वस्तुओं की इकाई के रूप में है सीमांत भौतिक उत्पादन। और ये हमने देखा है कि इस पर उत्पादन के नियम लागू होंगे। उत्पादन की प्रारंभिक स्थिति में सीमांत भौतिक उत्पादन क्रमशः बढ़ता हुआ होगा, अर्थात उत्पादक के साधन जो अगली इकाइयाँ लगाई जाएंगी उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में वो बढ़ता हुआ उत्पादन देगी और एक सीमा के बाद ये घटेगा। तो ये वक्र कुछ इस तरह से बनता है एमपीपी का, ये हम देख चुके हैं। लेकिन पारिश्रमिक तो मुद्रा के रूप में दिया जाएगा। तो ये जो एमपीपी है, सीमांत भौतिक उत्पादन है, उसका मूल्य हमें ज्ञात करना होगा। और मूल्य ज्ञात करने के लिए भौतिक इकाइयों में मूल्यों का गुणा होगा, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है और सभी इकाइयाँ एक ही मूल्य पर बिकती हैं। इस नाते हम जब मूल्य से गुणा करेंगे तो जो मूल्य होता है उसको हम औसत आय कहते हैं, AR एवरेज रेवेन्यू, और जो अंतिम इकाई का मूल्य होता है उसे हम MR मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। और क्योंकि दोनों बराबर होती हैं इस नाते AR और MR बराबर होंगे। तो हम चाहे AR से गुणा करें चाहे MR से गुणा करें
चाहे कीमत से गुणा करें चाहे सीमांत आय से गुणा करें, दोनों का गुणनफल पूर्ण प्रतियोगिता में कही आएगा। और जैसा कि हमने देखा है कि जब इसको गुणा करेंगे P से तो ये आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, अर्थात जो उत्पादन उसने किया है उस उत्पादन का मौद्रिक मूल्य कुल कितना है। और क्योंकि अगर MR से गुणा करेंगे तो AR और MR दोनों बराबर होता है, इस नाते यही MRP बराबर मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट भी होगी, दोनों बराबर होते हैं। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में दोनों एक ही कहे जाएंगे और मुख्य तौर पर जो हम जिस पर जोर देते हैं उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कहते हैं कि अर्थात जो अंतिम इकाई कोई उत्पादन का साधन उत्पादित कर रहा है वो यदि उसके मूल्य से उसको गुणा कर दें तो जो गुणनफल आएगा वो जो आय होगी मुद्रा के रूप में वो उसकी सीमांत उत्पादकता कही जाएगी। तो सीमांत उत्पादकता को हम मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के रूप में जानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो फर्में उत्पादन करती हैं तो उत्पादन कब करती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ता है तो रेवेन्यू प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि उसी MPP में सारी इकाइयों में एक निश्चित राशि जो कीमत उससे गुणा होगा तो वो वक्र भी इसी तरह का होगा MRP। और इस MRP में इस बिंदु तक उत्पादन बढ़ता हुआ है, अर्थात जैसे जैसे हम साधनों की मात्रा को बढ़ाएंगे अगला श्रमिक या अगला उत्पादन का साधन पिछले उत्पादन के साधन से ज़्यादा उत्पादन करेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर अगला उत्पादन का साधन पिछले से ज़्यादा उत्पादन करे तो इस साधनों की मात्रा को फर्में निरंतर बढ़ाती जाएंगी और इस जब तक उत्पादन बढ़ता रहेगा तब तक वो कहीं उत्पादन में रुकेंगी नहीं, अर्थात उत्पादन उस बीच में नहीं करेंगी जब तक उत्पादन बढ़ता रहेगा, बल्कि जब अंतिम शिखर पर पहुंच जाएगा जहाँ पर यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन है, सीमांत उत्पादन है, उसके बाद जब घटना शुरू होगा तब वो सोचेंगे कि अब उत्पादन कहाँ रोका जाए। और आप देख चुके हैं कि जब ये घटता है वैसी स्थिति में भी औसत उत्पादन का जो वक्र होता है या ARP जो होती है वो आगे ऐसे जाती है, ये इसका उच्चतम बिंदु होता है यहाँ और ऐसे। इसका मतलब है कि अब भी जो है अंतिम श्रमिक का जो उत्पादकता है वो ज़्यादा है, इतनी है, और औसत श्रमिक की उत्पादकता इतनी है, अर्थात औसतन जो श्रमिक उत्पादन कर रहे हैं वो कम है और जो अंतिम श्रमिक उत्पादन कर रहा है वो ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में जब उत्पादन घटने लगेगा तब भी वो आगे उत्पादन बढ़ाएगा, क्योंकि अभी औसत की तुलना में सीमांत श्रमिक जो है या सीमांत साधन अंतिम साधन जो है वो ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, अर्थात उत्पादन इसके पहले तो कहीं नहीं रोकेगा। जब भी उत्पादन रोकेगा तो जब ये घटने लगेगा तब रोकेगा। और इसलिए जो श्रमिकों या उत्पादन के साधनों की मांग होगी वो MRP के घटते हुए हिस्से पर होगी, अर्थात ये इतना वक्र जो है फर्म के लिए कोई मायने नहीं रख रहा है और वो उत्पादन इसके आगे करेगा। और जब आगे करेगा तो एक प्रवृत्ति हमारे समक्ष आएगी और वो ये होगा कि इस बिंदु के आगे जब उत्पादन श्रमिकों की मात्रा को बढ़ाया जाएगा तो सीमांत उत्पादन गिरने लगेगा और यही वक्र का यही हिस्सा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमने इस वक्र के इस हिस्से को यहाँ MRP के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। तो MRP का ये हिस्सा है जिस पर फर्में उत्पादन करती हैं, उसके पहले वो उत्पादन नहीं करती हैं। और जब इसके MRP वक्र जो है जिस पर वो उत्पादन करेंगी, जिस पर ये नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिस पर साधनों की मात्रा को यहाँ दिखाया गया और दिखाया गया है कि जैसे जैसे साधन की मात्रा N1 से बढ़ा के N2 की जाएगी तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट अर्थात वो उत्पादन का साधन जो है अगले साधन का उत्पादकता पिछले साधन की तुलना में कम जाएगी। ये सीमांत उत्पादकता ये है R1 से लेके N1 तक, ये R2 से लेके N2 तक और ये घट के R3 से लेके N3 तक, ऐसे ये घटे। अब प्रश्न ये उठता है कि
उत्पादन के साधन की मांग कितनी की जाएगी और किस मूल्य पर की जाएगी। तो हम यहाँ देखेंगे कि कोई भी फर्म किसी भी उत्पादन के साधन को अधिकतम उतना मूल्य दे सकती है जितना वो उत्पादन करते हैं जिस वस्तु का, उनको बेचने से जो उसे आय प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं सीमांत आय उत्पादन, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, और जो इस वक्र से प्रदर्शित है। और ये धीरे धीरे गिरता हुआ है। यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि जब उत्पादन के साधन की मात्रा को ON1 लगाया जाता है, किसी फर्म में अगर उत्पादन के साधनों की ON1 मात्रा लगाई जाती है, तो ये जो अंतिम श्रमिक है N1, इस श्रमिक की सीमांत उत्पादकता है R1 से लेके N1 तक, और इसलिए फर्म उसे अधिक से अधिक इतना मूल्य देने के लिए तैयार हो सकती है क्योंकि वो इतना उत्पादन कर रहा है। इसको हम दूसरी तरह से ये कह सकते हैं कि जब साधन का मूल्य N1 R1 होगा, या इस अक्ष पर हम देखें OW3 होगा, तो वो इतने साधनों को उत्पादन कार्य में लगाएगी, अर्थात इतने साधनों की मांग करेगी, और ये जो मूल्य देगी या जो पारिश्रमिक इन्हें देगी वो उनके मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के बराबर होगी। अब अगर श्रमिकों की या साधनों की मात्रा को और बढ़ा दिया जाए तो इनकी सीमांत आय उत्पादकता गिर जाएगी। इसलिए अब फर्म N2 साधन को वो मूल्य नहीं देगा जो N1 वाले साधन को दे रहा था, क्योंकि N1 वाला साधन जो है ज़्यादा उत्पादन कर रहा था, N2 वाला साधन कम उत्पादन करेगा। तो N2 को वो तभी काम पर लगाएगा जब उसकी पारिश्रमिक घटे, उसका मूल्य घटे, और उसका मूल्य घटेगा तो अधिकतम उतना होगा जितने उसकी सीमांत उत्पादकता है या MRP है, और इसलिए या वो N2 साधनों को तब लगाएगा जब मूल्य गिर के OW2 हो जाए, W3 से घट के W2 हो जाए। और अगर और आगे बढ़ाता है तो MRP और गिरती है, इस नाते वो मूल्य और कम कर देगा। और जो निष्कर्ष निकला वो ये कि जब साधन का मूल्य होगा OW3 तो उसकी मांग होगी ON1, जब होगी OW2 तो मांग होगी ON2, अर्थात जब इसका मूल्य पारिश्रमिक गिरेगा तो उसकी मांग बढ़ेगी, और इसी तरह से जब W1 होगा तो N3 होगी मांग। और ये जो पारिश्रमिक दिया जा रहा है ये उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर है। तो ये MRP वक्र जो है उसके मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट या उसकी सीमांत उत्पादकता को प्रदर्शित करता है साधन को। और यही वक्र ये भी बताता है कि जब MRP OW3 होगी तो श्रमिक की मांग कितनी होगी। तो इस पक्ष पर X अक्ष पर श्रम की मांग, साधन की मांग है, तो X अक्ष वाले को जब हम देखेंगे कहेंगे हम ये श्रम के मांग का वक्र है, और Y अक्ष पर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट दिखाई गई है, इस नाते Y अक्ष के जब हम मानों को देखेंगे तो हम कहेंगे ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट का वक्र है। तो यही मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट का वक्र है Y अक्ष की दृष्टि से, और यही MRP ही साधन का मांग वक्र है X अक्ष की जो मान है उसके आधार पर। तो MRP जो है फर्म का किसी फर्म के अंतर्गत साधन के मांग के वक्र को प्रदर्शित करता है, और ये वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। इस वक्र के इन तीनों बिंदुओं को अगर हम इस रूप में दिखाने का प्रयास करें कि जब साधन का मूल्य है OW3 तो मांग है ON1, तो हमने यहाँ दिखाने का प्रयास किया जब OW3 है तो मांग है ON1, जब OW2 है तो मांग है ON2, जब OW1 है तो मांग है ON3। और इसको हमने एक अलग वक्र के रूप में दिखाने का प्रयास किया, और ये जो वक्र हमने खींचा है D, ये वक्र जो है ये किसी फर्म के अंतर्गत किसी साधन का मांग वक्र है जो साधनों की मांग और उनकी सीमांत उत्पादकताओं या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट को प्रदर्शित करता है। तो ये फर्म का मांग वक्र है एक फर्म का। और किसी वस्तु की अनेक फर्में
उस वस्तु का उत्पादन करती हैं और हमको बाजार का कुल मांग वक्र चाहिए। और इसका मतलब है कि बाजार का कुल मांग वक्र निकालने के लिए हमें जितनी उद्योग के अंतर्गत फर्में हैं उन सब का मांग वक्र जोड़ना होगा। तो सरलता के लिए हम आपको बता दें कि जैसे एक फर्म का मांग वक्र ये है, दूसरी फर्म का मांग वक्र ये है, तीसरी फर्म का मांग वक्र ये है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो किसी मूल्य पर जोड़ेंगे कि जब मूल्य इतना है तो इसका मांग वक्र इतना है तो इतना जोड़ लेंगे मांग। उसी ने दूसरे का मांग वक्र यहाँ से लेके यहाँ तक है तो इसमें इतना और जोड़ लेंगे, तीसरे का यहाँ से लेके यहाँ तक है इसमें इतना और जोड़ लेंगे। और जब तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा इंडस्ट्री का मांग वक्र। ये इसका सबका जोड़। इसका मतलब क्या करते हैं हम इनको, ये जो क्षैतिजीय दूरियां हैं वक्रों की हम उसको जोड़ते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एडिशन करते हैं इसको। पहले वक्र पर क्षैतिजीय दूरी कितनी है, हमने कहा कि W1 से लेके R1 तक, दूसरे पे कितना है W1 से लेके R2 तक, तीसरे पे कितना है W1 से लेके R3 तक। तीनों को जोड़ेंगे, तीनों का योग जो आएगा इसको हम करेंगे। तो क्योंकि फर्में 1 2 3 नहीं है, फर्में तो बहुत अधिक हैं, 1000 फर्में हो सकती हैं, 100 फर्में हो सकती हैं, 1500 पर जितनी भी फर्में हों, उस तरह से अगर फर्में बहुत अधिक हैं तो उनका टोटल जोड़ करके एक चित्र बनाया जा सकता है उनके पूरे योग का। और क्योंकि सबके मांग वक्र ऊपर से नीचे गिरेंगे, इस नाते इनका जो योग निकलेगा वो भी ऊपर से नीचे गिरेगा। अब फर्म में या हमारे इस ब्लैक बोर्ड पर 1000 फर्मों का टोटल चित्र बना के नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हम इसको इस रूप में चित्र बना के नहीं करेंगे। हम सरलता के लिए आपको समझा रहे हैं कि अगर हम सारी इंडस्ट्री का योग करें तो हम एक चित्र में इसको पैमाना चेंज करके दिखा सकते हैं। पैमाना चेंज कैसे करते हैं कि इस अक्ष पर अगर ये दूरियां इकाइयों में हैं, जैसे हम कहें 10 20 30 ऐसे हैं, और इस पर जब हम 10 लिखें तो कहें ये 10,000 को प्रदर्शित करती है, अर्थात पैमानों को हमने 1000 गुना बढ़ा दिया। तो मैंने देखिए यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ फैक्टर्स इन यूनिट्स, ये इकाइयों में है, और लिखा नंबर ऑफ फैक्टर्स इन 1000 यूनिट्स, अर्थात इस पर जब 1 लिखेंगे तो एक श्रमिक होगा, और जब इस पर 1 लिखेंगे तो 1000 श्रमिक होगा। तो जब हम पैमाना बदलेंगे तो उनके टोटल को हम एक छोटे से चित्र में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम ये माने कि उद्योग में ढेर सारी फर्में हैं, उन सारी फर्मों का जब हम टोटल करते हैं तो जो साधनों की मात्रा आती है वो हज़ारों में आती है, और उसको हम यहाँ दिखा रहे हैं। और जब दिखा रहे हैं तो उन सब के टोटल को दिखाने वाला ये वक्र DD1 है। और यहाँ पर अगर ये मात्रा वो N1 है और जब हम वहाँ वो N1 लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 1000 N1 है, अर्थात इसकी तुलना में ये 1000 गुना ज़्यादा है टोटल। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि पैमाने को बदल करके इनके टोटल को हम दिखा सकते हैं। और क्योंकि वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, इस नाते उनका टोटल भी ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा। इस तरह से इंडस्ट्री के पूरी इंडस्ट्री के साधनों के मांग वक्र को प्रदर्शित किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि विभिन्न सीमांत उत्पादकताओं की स्थिति में या विभिन्न उनके पारिश्रमिक की स्थिति में उनकी कुल मांग इंडस्ट्री में कितनी होती है, और ये मांग वक्र उनका ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, और वो ये है कि ये मांग वक्र का स्वरूप कैसा होगा। ऊपर से नीचे तो गिरता हुआ होगा, लेकिन ये ऐसे खड़ा होगा कि ऐसे होगा कि ऐसे होगा, कैसे होगा। और ये अलग अलग तरह से हो सकता है। ऊपर से नीचे गिरेगा, लेकिन कभी बेलोचदार भी हो सकता है, अधिक लोचदार हो सकता है, लोचदार हो सकता है। तो इनकी प्रकृति या वक्र की लोचकता पर जिन तत्वों के प्रभाव पड़ते हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये इतना आप उल्लेख कर सकते हैं कि साधनों का जो मांग वक्र है वो ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा, और ये जो फर्मों के मांग वक्र हैं वो साधन की सीमांत उत्पादकताओं या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट को प्रदर्शित करते हैं। ये मांग वक्र ऊपर से नीचे गिरते हुए होते हैं।
जो ये प्रदर्शित करते हैं कि जैसे जैसे साधनों की मात्रा बढ़ती है उनकी सीमांत उत्पादकताएँ गिरती हैं, और इस नाते फर्में जो हैं किसी भी साधन की अतिरिक्त मांग तभी करती हैं जब उनकी सीमांत उत्पादकताएँ या उनकी वो पारिश्रमिक गिरे, और ये पारिश्रमिक उनके सीमांत उत्पादकता मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहाँ पर एक बात का और उल्लेख कर दें, वो चित्र में आगे प्रयुक्त हुआ है कि ये जो उनको पारिश्रमिक दिया जाता है तो उनको जो दिया जाता है ये कहते हैं फैक्टर की ये कास्ट है, अर्थात किसी श्रमिक को जो मजदूरी दी जाती है तो ये कहा जाता है कि एक मजदूर पर कितना खर्चा होता है, उसकी लागत कितनी है, तो हम उसको फैक्टर कास्ट कहते हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता में हर साधन को, क्योंकि साधन समरूप होते हैं और हर साधन का मूल्य एक ही होता है, इस नाते जो औसतन किसी श्रमिक या साधन को मिलता है वही हर साधन को मिलता है, अर्थात अंतिम साधन को भी मिलता है। तो सीमांत जो मजदूरियां हैं वो औसत मजदूरियों के बराबर होती हैं, या सभी साधनों की जब हम बात करते हैं तो हम उनको किसी साधन का नाम नहीं लेते, हम कहते हैं जो एवरेज फैक्टर कास्ट है यही है जो उत्पादन के किसी साधन को दिया जाता है पारिश्रमिक के रूप में, वो मार्जिनल फैक्टर कास्ट के बराबर होता है। ये जो OW3 है ये साधन को दिया जाने वाला मूल्य है, यही मूल्य जो है कहलाता है एवरेज फैक्टर कास्ट, और क्योंकि सबका मूल्य एक ही होता है इस नाते मार्जिनल फैक्टर कास्ट भी इसके बराबर होती है। उसको हम इस लाइन पर ऐसे आगे बढ़ के यहाँ भी लिख सकते हैं, और हम यहाँ अगर यहाँ लिख देते हैं कि इस चित्र पर फैक्टर की कास्ट दिखाई गई है, जो उनके पारितोषिक हैं, जो उनको साधन को मूल्य दिया जाता है वो प्रदर्शित है, और औसत मूल्य और सीमांत मूल्य दोनों बराबर है। तो एवरेज फैक्टर कास्ट और मार्जिनल फैक्टर कास्ट दोनों बराबर हैं, और ये साधन को दिए जाने वाले मूल्य को बताते हैं। अब हम चर्चा कर रहे थे कि ये डिमांड कर्व की ढाल कैसी होगी या उसका लोच कैसी होगी, और ये लोचकता जो है वो 4 तत्वों पर निर्भर करती है। एक है डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये ह्रासमान प्रतिफल की जो दर है, रेट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जब उत्पादन के साधन को बढ़ाया जाएगा तो अगले साधन की उत्पादकता पिछले साधन से कम होगी। तो कितनी कम होगी, ज़्यादा एकाएक ज़्यादा गिरेगी या धीमी धीमी घटेगी? तो घटने की जो दर है वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। अगर मजदूरी दर कम हो और श्रमिकों की जो मांग है वो बहुत घट जाए तो ये वक्र अधिक बेलोचदार हो जाएगा, अर्थात जिस हिसाब से उनकी मजदूरी या उनका पारिश्रमिक घटता है उससे ज़्यादा घट जाएगा। और यदि इसका उल्टा हो कि मजदूरी घटने के बाद भी श्रम की मांग न घटे, श्रम की मांग ज़्यादा हो, तो कहा जाएगा ये वक्र लोचदार होगा। तो ये निर्भर करेगा कि वो जिन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं उनकी मांग कैसी है। तो इस तरह से जो ये इनकी जो उत्पादकता की दरें हैं, जो श्रमिक अगला श्रमिक लगाया जाता है वो कम उत्पादन करता है या ज़्यादा उत्पादन करता है, किस दर से उसका उत्पादन घटता बढ़ता है। अगर मूल्य गिरने की तुलना में ज़्यादा घटता है, मूल्य गिरने की तुलना में अधिक कम गिरता है, उस स्थिति में मांग की लोच पर इनके असर पड़ता है। तो इस दृष्टि से जितनी भी इनकी हम कह रहे हैं कि अगर धीमी गति से इनकी पूर्ति गिरेगी तो ये वक्र जो है अधिक लोचदार होगा, लेकिन अगर ज़्यादा गति से गिरेगी तो ये वक्र बेलोचदार होगा। तो ये इनके इस पर निर्भर करेगा कि ह्रासमान प्रतिफल की जो दर है वो किस तरह है, कम है या ज़्यादा है। दूसरा जो है वो है
ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सुविधा। ऐसा भी होता है कि उत्पादन में जब किसी एक साधन का मूल्य घटता बढ़ता है तो उसके स्थानापन्न साधन अर्थव्यवस्था में उपलब्ध होते हैं। जैसे ऐसा हो सकता है कि श्रमिकों की मजदूरियां बढ़ें या घटें, तो वैसे स्थिति में हम श्रमिक के स्थान पर पूंजी का उपयोग कर लें या पूंजी का उपयोग घटा के श्रमिक की मात्रा बढ़ा लें। तो क्या ऐसा करना आसान है? और यदि ऐसा करना आसान है तो इसका मतलब है कि हम अगर श्रमिकों की पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता और वैसी स्थिति में हम उसके स्थान पर पूंजी का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ा सकते हों, तो ये कहा जाएगा कि ऐसी स्थिति में तो ये जो लोचकता होगी मांग वक्र की, ये अधिक होगी। तो इस दृष्टि से इस पर भी निर्भर करेगा कि ये सब्स्टिट्यूशन की जो स्थितियां हैं वो सुविधाजनक हैं या कठिन हैं, अर्थात एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता अगर, तो हम मांग वक्र की जो लोचकता है उस पर इसका असर पड़ेगा। और अगर किया जा सकता है, अगर श्रम के स्थान पर हम पूंजी की पूर्ति बढ़ा सकते हैं और बढ़ा करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, तो इसके असर जो हैं ये मांग वक्र पर या मांग की लोचों पर पड़ेंगे। इसी तरह से तीसरा एक और कारण होता है कि जिस साधन की मूल्य घट बढ़ रहे हैं उस साधन का कुल उत्पादन में उपयोग कितना हो रहा है, अर्थात क्या उस कुल उत्पादन के जो विभिन्न साधन लगे हैं उसमें उस साधन का महत्व ज़्यादा है या उसका हिस्सा ज़्यादा है। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई पूंजी प्रधान प्रविधि लगाई हमने, जिसका मतलब है कि उसमें पूंजी का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। कोई श्रम प्रधान प्रविधि लगाई है तो उसमें श्रमिकों का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में अगर श्रमिकों की मात्रा ज़्यादा उपयोग हो रही है तो उस स्थिति में अगर श्रमिकों की मजदूरियाँ गिरती हैं तो श्रमिकों की मांग बढ़ेगी, इसलिए बढ़ेगी और तेज़ी से बढ़ेगी इस नाते क्योंकि श्रमिक जो है उत्पादन में अधिक योगदान उसका है, और जब श्रमिकों की मांग ज़्यादा बढ़ेगी तो लोचकता ज़्यादा होगी। तो साधन का कुल उत्पादन में योगदान या उसका हिस्सा जितना ही ज़्यादा होगा, लोचकता इस वक्र की उतनी ही ज़्यादा होगी। और एक और चौथा कारण है कि जिस वस्तु को वो ये क्या तीसरा कारण जो था वो इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्टर था, ये इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्टर और या उसका कंट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इन प्रोडक्शन प्रोसेस। और चौथा जो है ये है इलास्टिसिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। आउटपुट लिख सकते हैं। आउटपुट का मतलब है कि ये साधन जिस उत्पादन को, जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है उस वस्तु के उत्पादन की जो लोच कैसी है। अगर उसकी लोच ज़्यादा है तो साधन की भी लोच ज़्यादा होगी, और उसकी लोच कम है तो साधन की मांग की लोच जो है वो कम होगी। और इस प्रकार से इस लोचकता को ये तत्व प्रभावित करेंगे। और अब हम आते हैं पूर्ति पक्ष पर। पूर्ति पक्ष में भूमि हो सकती है, श्रम हो सकते हैं, पूंजी हो सकती है। सबकी स्थितियों में हमें को ये देखना पड़ेगा कि सबकी स्थितियाँ एक जैसी नहीं होती, सब साधनों की प्रकृति अलग अलग होती है। जैसे भूमि है, हम सिद्धांतता मान के चलते हैं कि भूमि की मात्रा सीमित है, घटाना बढ़ाना संभव नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ व्यवहारिक तौर पर हम देखते हैं कि भूमि की मात्रा को घटाया बढ़ाया जा सकता है उनके उपयोग को परिवर्तित करके। अगर कृषि उपजों की मांग ज़्यादा होती है तो बंजर भूमि पर हम खेती कर सकते हैं, सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ा सकते हैं, उन्नतशील बीजों का प्रयोग करके उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से भूमि की मात्रा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। या गेहूं की मांग बढ़ती है तो हम हो सकता है कि ऐसे फसलें के स्थान पर गेहूं करें, आलू को हटा के उसके स्थान पर गेहूं या गेहूं के स्थान पर आलू का उपयोग करके और उसकी भूमि की मात्रा को बढ़ा घटा सकते हैं। श्रम के संदर्भ में हम जानते हैं कि उनकी मात्रा घटाना बढ़ाना ज़्यादा आसान है, पूंजी की मात्राओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हर स्थिति में कई बार ऐसा नहीं होता। कई बार फिक्स्ड कैपिटल जो है भारी होती हैं,
अधिक पूंजी लगती है, जल्दी हम उनको घटा बढ़ा नहीं सकते। कई बार विशेषज्ञ श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है और हम उसको इतने आसानी से घटा बढ़ा नहीं सकते, तो इनकी पूर्ति पर इनका प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक चीज़ है कि इन सभी साधनों की पूर्ति इनका मूल्य बढ़ने पर बढ़ती है और पूर्ति वक्र सामान्य तौर पर ऊपर से नीचे बढ़ता हुआ होता है। कई बार श्रम के संदर्भ में हम लोग आगे भी देखेंगे और वैसे भी देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब श्रमिकों की मजदूरियाँ बहुत बढ़ जाती हैं तो काम करने की तुलना में आराम करना पसंद करते हैं और हो सकता है कि मजदूरी बढ़ने पर उनकी पूर्ति घट जाए। लेकिन सामान्य स्थिति जो है साधनों के संदर्भ में ये है कि उनकी जो मूल्य बढ़ेगा तो उनकी पूर्तियाँ बढ़ेंगी और पूर्ति वक्र ऊपर से नीचे जाएगा। और मूल्य कहाँ निर्धारित होगा? ये मांग वक्र और पूर्ति वक्र के संतुलन से। ये ध्यान रहेगा कि मांग वक्र जो है ये सीमांत उत्पादकता को प्रदर्शित करता है और दोनों के संतुलन से जहाँ मूल्य निर्धारित होगा, मान लीजिए ये मांग और ये पूर्ति वक्र है और दोनों वक्रों के संतुलन ई बिंदु पर है, ई बिंदु पर इतने साधनों को लगाया जाएगा ON और उनका पारिश्रमिक OW होगा और ये जो OW पारिश्रमिक होगा ये इसी डिमांड कर्व के एक बिंदु पर है और डिमांड कर्व के हर बिंदु पर सीमांत उत्पादकता प्रदर्शित होती है। और इसका मतलब है कि इस मांग पूर्ति सिद्धांत में भी जो मूल्य निर्धारित होगा साधन का वो उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होगा। तो इस आधुनिक सिद्धांत में भी सीमांत उत्पादकता को प्रयोग किया गया और सीमांत उत्पादक सिद्धांत का उपयोग हुआ है। लेकिन जो त्रुटि थी कि पूर्ति पक्ष पर हमने बल नहीं दिया था, उस पूर्ति पक्ष को यहाँ सम्मिलित कर दिया गया है और उस सारी प्रक्रिया का अध्ययन किया गया है जिसके माध्यम से मूल्य निर्धारित होंगे। ये संस्थित मूल्य है और ये मूल्य अस्थायी प्रकृति का होगा और अगर इसमें विचलन होता है तो हम ये देख सकते हैं कि अगर पारिश्रमिक कभी बढ़ जाता है किन्हीं कारणों से, वैसी स्थिति में डिमांड जो है W2 से लेकर D1 है, सप्लाई जो W2 से लेकर S1 है, पूर्ति ज़्यादा है, मांग कम है, इस नाते इनका पारिश्रमिक या मूल्य गिरेगा और अंततः ई पर आएगा। और इसकी विपरीत स्थिति में जब मजदूरियाँ या पारिश्रमिक घट जाते हैं, ऐसी स्थिति में हम इस पर देखेंगे कि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, इस नाते इनका मूल्य बढ़ेगा और ये जो मूल्यों में उतार चढ़ाव होंगे साधन के वो अल्पकालिक होंगे और ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील होंगी जो इनको पुनः संस्थित मूल्य पर लाने का प्रयास करेंगी। और जो मूल्य निर्धारित होगा, क्योंकि उस पर सीमांत उत्पादकता साधन की बराबर है मूल्य के, इसलिए कहा जा सकता है कि आधुनिक सिद्धांत में भी जो मूल्य निर्धारित होगा उसकी प्रवृत्ति ये होगी कि मूल्य सीमांत उत्पादकता के बराबर होगा और इसी के बराबर रहने की प्रवृत्ति रखेगा। तो वीडियो का जो समय समाप्त हो रहा है और इस नाते थोड़ी जल्दबाजी हमने यहाँ की है कि ये आपको बता दें। तो इस दृष्टि से जो कुछ अगर बहुत प्रमुख बचा होगा तो हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे और आपको ध्यान दिला दें कि सीमा